मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है उसके 2 थ्योरम्स जो ALP सिलेबस के मुताबिक बोर्ड में के दिए गए हैं वो हम उनको सॉल्व करते हैं और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है कि लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। जब सर्कल की बात आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक सर्कल जो है ना वो ड्रा कर लेते हैं। आपके सामने ये सर्कल ड्रा हो गया। उसके बाद इस सर्कल के अंदर इस चीज को कि इसका सेंटर जो है ना वो हम सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर O है। यहाँ पे एक कार्ड यही होती है कि जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करता हुआ लाइन सेगमेंट होती है वो होती है, लेकिन इसके लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी होती है कि ये सेंटर से ना गुजरे। तो अगर ये सेंटर से नहीं गुजर रही तो ये ग्रीन लाइन कि जिसको मैं यहाँ पर नाम देने लगा हूं, इस साइड को A और दूसरी साइड को B का नाम दे देता हूं। तो AB इज अ कार्ड एज इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि अगर सेंटर से गुजर जाए फिर वो डायमीटर हो जाता है। उसके बाद इसमें हमें बोला गया है कि एक लाइन जो सेंटर से स्टार्ट होती है वो सेंटर से और ये टच करती है AB के मिड पॉइंट M को, ये मिड पॉइंट ऑफ AB जो है उसको इंटरसेक्ट कर गई है। हम इसका नाम जो है वो हम M से इसको डिनोट कर देते हैं M से। यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमें जो गिवन है, मैं यहां पर गिवन लिखने लगा हूं। गिवन कुछ ये है कि OM bisects AB such that AM is congruent to BM because M is the midpoint of AB. To prove, इसमें जो हमने करना है वो कुछ ये होगा कि प्रूव करना है हमें कि OM जो लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से स्टार्ट होता है वो परपेंडिकुलर है किसके, कार्ड AB के, कार्ड AB के। कार्ड AB के परपेंडिकुलर होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर ये OM का एंगल AM के साथ 90 डिग्री का बन जाए तो फिर जैसे ये एंगल मैं कह रहा हूं कि अगर ये वाला एंगल इक्वल हो जाए इस वाले एंगल के तो हम कह सकते हैं कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। और इसमें इनको हमारी कोशिश है कि ये एंगल 1 जो है कंस्ट्रक्शन में ये हम 1 इक्वल टू, ये इक्वल नहीं सॉरी, हम इनको नेम देते हैं एंगल 1 and 2
और दूसरा हम ये करते हैं कि join O to A and O to B, ये हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं यहां पर। ये दो कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स हमने लिखे। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा, ये जो प्रोसेस हमने की है कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसको डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या किया है कि हमने इसमें जो है ना कि एक तो टेक एंगल, दूसरे तरीके से हम इसको लिख लेते हैं, टेक एंगल 1 and 2 and join O to A and O to B, ये हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाती हैं कि ये वाली एक ट्राइंगल जिसको मैंने सिंगल टिक किया है और एक ये जिसको डबल टिक किया है। सिंगल टिक वाली ये जो ट्राइंगल है, इसको लिखने के हमारे पास 6 तरीका या मेथड्स होते हैं। नाम इसका लिख सकते हैं AOMB, AMOB, OAMB, OMAB या MOA या AOM। इसमें कोई हमारे पास इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जब हम किसी ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। तो हम इन दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो लेने जा रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस लेने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना इसका प्रूफ जो है वो ऐसे लिखते हैं कि अब हम इसको प्रूफ जो है ना वो देने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं। टेबल कुछ इस तरीके का बनाते हैं कि यहाँ पर ये इसका कलर जो है ना मैं थोड़ा चेंज कर लूं इसको वाइट में। इसका टेबल कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये यहाँ से ये इस तरीके से और दूसरा उधर से ये कर लेते हैं। यहाँ पे इसके दो हिस्से बना लेते हैं, एक में रीजंस और दूसरे में हम स्टेटमेंट्स लिखते चले जाते हैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्टेटमेंट और ये ना रीजंस लिखने के लिए हम शुरू करते हैं। ये पोर्शन जो एंड है यहाँ पर हम लिखते हैं जी स्टेटमेंट्स और यहाँ पर लिखते हैं कि रीजंस कि किस वजह से हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो ट्राइंगल्स, एक ये लेफ्ट वाली ट्राइंगल है, यहाँ पर इस साइड पे ये ट्राइंगल जिसको सिंगल टिक लगाया हुआ है। यहाँ पर स्टेटमेंट के स्पेलिंग थोड़े से मैं ठीक कर लूं, स्टेटमेंट्स। दूसरी साइड पे रीजंस लिख देते हैं, रीजंस। अब यहाँ ट्राइंगल जो OAM है जो सिंगल टिक वाली है, उस ट्राइंगल का नाम 3 उसके वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस, तो उनमें से कोई भी उनका तरीकाकार हो, A, M और O लिख लेते हैं और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है दूसरी ट्राइंगल के साथ जो कि OBM, उसको लिख लेते हैं लेफ्ट ट्राइंगल और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं राइट ट्राइंगल के साथ जो कि हमारे पास राइट ट्राइंगल है जी OMB। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमें एटलीस्ट 3 टर्म्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि एटलीस्ट वन साइड मस्ट बी इंक्लूडेड इन दीज
जो टर्म्स या ट्राइंगल्स के एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक साइड जरूर शामिल करनी है। अगर हम इसको देखें गौर से तो यहां पे हम रियलाइज करते हैं कि वो ए जो है, जो हमारे सामने है, ये ओ ए इस वक्त जो है ना, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये ओ ए है हमारे पास, ये वाला ओ ए, ओ ए एम। और इस ट्राइंगल का जो ओ ए है ये वाला, ये इक्वल है राइट ट्राइंगल के, राइट साइड वाली ट्राइंगल के ओ बी के। रीजन ये है कि ओ ए बी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है और ओ बी भी उसी सर्कल का रेडियस है। तो एक सर्कल के जितने भी रेडियस ड्रा कर लें उन सब की लेंथ एक जैसी होती है। तो पहले स्टेप के अंदर हम लिखने जा रहे हैं ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, और अगर इसकी रीजन लिखें तो क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो गया। फिर ओ एम जो है इधर, ये दोनों में कॉमन है। ओ एम को अगर गौर से देखा जाए तो ये ओ एम जो है ये वाला, ये आपके सामने, ये दोनों में बेसिकली कॉमन जो है ना वो नजर आ रहा है। लिहाजा इसको दोनों साइड्स पर हम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं जी ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एम, और इसके लिए रीजन लिखते हैं कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, जस्ट कॉमन लिख लेते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, हमें इस चीज का पता है कि ये साइड जो है हमारे पास, जो ये साइड ए एम जो है, ये साइड, ये जो ए एम साइड है, ये ए से लेके एम तक और एम से बी तक, ये भी दोनों इक्वल हैं। क्यों कि एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी होने की वजह से बाइसेक्ट कर देता है इस लाइन सेगमेंट ए बी को, और दो इक्वल पोर्शन बन जाते हैं। एक इनमें से बन जाता है ए एम जो कि कॉन्ग्रुएंट है बी एम के। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये तीन एलिमेंट्स जो हैं ट्राइंगल के, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। इसकी हम रीजन लिख सकते हैं जी गिवन। जब ये तीन एलिमेंट्स, और बाय चांस ये भी साइड है और ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो यहाँ पे ये बड़े गौर से देखने वाली चीज होती है कि एटलीस्ट वन साइड जरूर शामिल होनी चाहिए। बाकी बेशक दो एंगल्स हो जाएं या दो साइड्स के साथ एक एंगल हो जाए। जब ये तीन साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हम ऊपर वाली ये जो लिखा हुआ है हमें, ये हम दोबारा इसको लिखते हैं नीचे, लेकिन इनके दरमियान में साइन जो है वो हम अब कॉन्ग्रुएंट का लगाएंगे, क्योंकि हमने ये अभी एफर्ट करके इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है। तो ट्राइंगल AMO इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू जो राइट डबल टिक वाली ट्राइंगल है उसके ट्राइंगल OBM के कॉन्ग्रुएंट है। और इसकी रीजन ये लिखते हैं कि चूंकि इनकी दोनों ट्राइंगल्स की थ्री साइड्स कॉन्ग्रुएंट थी, लिहाजा इसके लिए वर्ड लिख लेते हैं SSS पोस्टुलेट। मैथ वालों के जो इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव करने के लिए होता है कि कोई सी तीन एलिमेंट्स अगर हम प्रूव करने में कामयाब हो जाएं
तो रिमेनिंग तीनों जो बच जाती हैं वो ऑटोमेटिकली कांग्रुएंट समझी जा सकती हैं। लिहाजा अगर कांग्रुएंट समझी जा सकती हैं तो हम कांग्रुएंट करते हुए भी हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल, ये चूंकि ये एंगल जो है ना और ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके है और ये अब कांग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के भी कांग्रुएंट प्रूव हो चुका है, लेकिन ये इन एंगल्स का हमारी लिए जो है ना कोई इसका बेनिफिट नहीं है। हम ये वाले एंगल जो ये हैं एंगल 1 एंड 2 ये भी कांग्रुएंट हो चुके हैं और हमारी जरूरत भी यही है, लिहाजा हम इनको बताने के लिए हम लिखते हैं, सिर्फ इसी का हवाला देते हैं जी कि ये क्या हो गया जी कि एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2। इसके लिए लिखते हैं हम यहाँ पे वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangles। corresponding sides of congruent triangles। जब हम एंगल 1 और 2 को गौर से देखते हैं तो एंगल 1 एंड 2 बोथ आर ये lying on the one side of same straight line AB। तो अगर हम इनको गौर से देखें तो ये एंगल A1 और एंगल 2 कुल मिला के एक ही साइड पर बनने की वजह से ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर इनको प्लस करें तो ये तो हमें पता है कि इनका सम 180 ही होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं जी, इससे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें जरा। अब हम लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 लिख देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास ये दो चीजें हैं कि एक तो हमें क्लियर पता चल गया कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और अगर ये भी पता चल जाए कि इन दोनों का सम 180 है तो इट मींस बोथ द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 is equal to measurement of angle 2 is equal to 90 डिग्री। तो जो ही ये एंगल 1 और 2 90 डिग्री हो जाएंगे तो मैंने कहा था कि फिर हम बड़ी आसानी से यहां पर लिख सकते हैं hence OM is now perpendicular to AB, जो कि हमने प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हमारा थ्योरम 1 था। अब जो सिलेबस के मुताबिक दूसरा थ्योरम है, यानी हमें ARP के सिलेबस में थ्योरम 2 और 4 करने थे। मैंने थ्योरम 2 को प्रूव कर दिया आपके सामने। अब आपके सामने थ्योरम 4 में आपके सामने लेकर आने लगा हूं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम सर्कल से रिलेटेड ये थ्योरम है, तो हम यहाँ पर एक सर्कल सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल है कि जिसको हमने ड्रॉ किया है। इस सर्कल के अंदर जो गिवन हमें दिया गया है वो ये है कि ये एक कॉर्ड है, यहाँ पर उस कार्ड को ड्रॉ करते हैं जी। इस कार्ड को, ये जो ग्रीन है, ग्रीन कलर में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है आपके लिए, ताकि मैं कलर इसका जो है ना मेंशन कर सकूं। ये ग्रीन कलर में एक कार्ड है। दूसरी कार्ड डियर स्टूडेंट्स ये ऑलमोस्ट येलो कलर में है और ये कार्ड दूसरी ड्रॉ हो गई। अब इसमें ये जो चीज हमें बताई गई है कि एक सर्कल के अंदर कि जिसका सेंटर O है,
और इसमें एक कार्ड ये ए बी और दूसरी कार्ड सी डी, ये जो है ना आपके सामने सी डी, ये दो कार्ड्स जो है ना वो बना दी गई हैं और इनके बारे में हमें बता दिया गया है कि दीज टू कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यहाँ पे गिवन में क्या है जी कि कार्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कार्ड सी डी। और हमें यहां पर जो है दोनों कार्ड्स का जो सेंटर से डिस्टेंस है उसको इक्वल प्रूव करना है। तो अगर मैं यहां पर सेंटर से कार्ड्स तक का डिस्टेंस के लिए मैं लाइन ड्रा करूं तो लेट्स सपोज कि मैं ये कलर जो है चूज करता हूं ब्लू कलर और मैं ओ से एक कार्ड लाइन सेगमेंट जो है ड्रा करता हूं कार्ड ए बी तक और ये मुझे हर सूरत में परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा because whenever you want to take distance between a line segment and a point, then the distance जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो हमने ये इस वक्त एक कार्ड जो ड्रा की है ब्लू कलर की, ये परपेंडिकुलर टू ए बी है। सिमिलरली हम ओ से एक कार्ड सी डी तक भी लेकर जाते हैं। जब ओ से ये डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स कार्ड तक लेते हैं तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंगल 90 ना बनाए कार्ड के साथ, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस होता ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये आपके सामने ये मैंने ओ से जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी डी तक ली है, ये मैंने मेक श्योर कर लिया है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। अब उसके बाद जब हमने ये ओ से दोनों डिस्टेंसेस दोनों लाइंस जो है ना ड्रॉ की हैं, तो ये यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं इसके साथ एक पॉइंट लगाने लगा हूं। ये आपके सामने ये पॉइंट एच और ये मैं पॉइंट लगा देता हूं कि इस सारे थ्योरम के अंदर हमें ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट बताए गए हैं और हमने प्रूव करना है कि ओ एच और ओ के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। जब हमने ओ एच ड्रा किया तो इस लिहाज से किया कि ये एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, क्योंकि जब पॉइंट से लाइन सेगमेंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो 90 डिग्री वाला ही होता है। सिमिलरली ओ के का एंगल सी डी के साथ भी 90 डिग्री ही होगा, बिकॉज ओ के इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड लाइन सेगमेंट सी डी। उसके बाद ये गिवन तो हमने लिख दिया। हम चलते हैं अब गिवन के बाद। गिवन तो था ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। टू प्रूव जो है वो करना है ओ एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ के, और इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हम ज्वाइन करते हैं ओ को ए के साथ और ओ को बी के साथ भी ज्वाइन करते हैं, और इसके लिए हम ये ब्राउन कलर जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ज्वाइन ओ टू ए एंड ज्वाइन ओ टू
सी। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। join O to A and O to C। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए अब ये दो जो ट्राइंगल्स हमारे सामने मौजूद हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में से एक ये सिंगल टिक वाली और एक ये डबल टिक वाली। अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट करने में प्रूव हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका डिस्टेंस OH इज कांग्रुएंट टू OK। लेकिन कांग्रुएंट करने के लिए ये सिंगल टिक वाली और डबल टिक वाली ट्राइंगल, इनको कांग्रुएंट करने के लिए हमें तीन एलिमेंट्स जो कि कॉरस्पॉन्डिंग भी हों और कांग्रुएंट भी हों उनको मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक तो OA इज कांग्रुएंट टू OC वाला ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और सेकंड वी हैव 90 डिग्री एंगल्स इन बोथ द ट्राइंगल्स, तो वो भी हमें ऑलरेडी पता है कि वो 90 ही है। बाकी इसके साथ हमें थर्ड वैल्यू नहीं पता, वो हम खुद से बनाने लगे हैं। अगर हमारा मसला सॉल्व हो जाता है कि अगर AH ये साइड और C के कांग्रुएंट हमें पता चल जाए तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और हम ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट करने के कामयाब हो जाते हैं। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपके सामने मैं थोड़ा सा इसको मेंशन करने की कोशिश करता हूँ, अंडरस्टैंड करने की, तो ये पॉइंट आपके सामने नजर तो आ ही रहा होगा इस वक्त कि इसमें कि ये जो है कि ये H जो है वो AB का सेंटर है, क्योंकि ये 90 एंगल जो O से H लाइन का एंगल 90 डिग्री है, वो ये शो करता है कि H इज द मिड पॉइंट। अगर ये H मिड पॉइंट हो AB का तो इट मींस AH इज इक्वल टू HB हो जाता है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि AH इज कांग्रुएंट टू BH भी लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं कि AH इज हाफ ऑफ AB। सिमिलरली दूसरी साइड पर हम लिख सकते हैं कि CK इज हाफ ऑफ CD, और चूंकि AB और CD बराबर हैं लिहाजा उन दोनों के हाफ भी आपस में बराबर ही होंगे। तो इसके लिए हम ये लॉजिक इस्तेमाल करते हैं अपने प्रूफ के अंदर। यहाँ पर हम इसको जो है अब आ जाते हैं जी स्टेटमेंट्स और उसके बाद रीजंस के ऊपर। ये स्टेटमेंट्स हो गए और इधर लिख देते हैं जी रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड जो एलिमेंट जिसकी कमी है उसको प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं जी एज ओ, बल्कि एज लफ्ज को भी खत्म कर देते हैं, हम सीधा डायरेक्ट लिखते हैं कि OH बाइसेक्ट्स AB। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि OH चूंकि परपेंडिकुलर है AB के, इस वजह से वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। और अगर OH जो है बाइसेक्ट करे AB को तो हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब हो गया कि AH इज इक्वल टू या कांग्रुएंट टू 1/2 ऑफ मेजरमेंट ऑफ AB। सिमिलरली OK भी हम लिख सकते हैं कि वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स
सी डी। रीजन क्या है कि चूंकि ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी है, तो जाहिर बात है कि बाइसेक्ट तो वो मस्ट करता ही करता है। और अगर इस साइड से देखा जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सी के इज हाफ ऑफ सी डी, सो सी के इज हाफ ऑफ सी डी। ये वाला हो गया जी, सी के इज हाफ ऑफ सी डी। अब देखने की बात है कि सिंस ए बी इज congruent to सी डी, hence AH is also congruent to CK। इसमें सिंपल सी बात होती है कि अगर मेरी एज 40 हो, मेरे दोस्त की एज 40 हो, अगर हमारी एज बराबर है और हमारे दोनों के एक एक बेटा है, मेरे बेटे की एज मेरे से हाफ मींस 20 और मेरे दोस्त के बेटे की हाफ उसकी एज का 20, तो अगर हम दोनों हम एज हैं तो हमारे से हाफ एज के हमारे दोनों के बेटे भी आपस में हम उम्र ही होंगे। तो इस हवाले के बाद अब हमारा मसला सॉल्व हो गया। हम दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस लेते हुए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम ये ऊपर की ट्राइंगल सिंगल टिक जिसको मैंने लगाया था उसको लिखते हैं जी AHO, और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं राइट साइड की ट्राइंगल OKC। इसके अंदर अब तीन चीजें, एक तो ये लगाए ना जिसके लिए इतनी एफर्ट करके तो हम यहां तक पहुंचे हैं कि AH इज कॉन्ग्रुएंट टू CK। फिर लिखते हैं जी दोनों रेडियाई OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। इसकी रीजन लिखते हैं रेडियाई सेम सर्कल। ऊपर ये था प्रूव्ड। फिर उसके बाद लिखते हैं एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ये OHA जो हमें पता है कि 90 डिग्री है, और सिमिलरली दूसरी साइड पे एंगल OKC वो भी 90 डिग्री है। तो ये गिवन में आ जाता है, ये गिवन में आ गया। जब तीन एलिमेंट्स दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हम उन्हीं ट्राइंगल्स को यानी ट्राइंगल AHO is now congruent to triangle OKC। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं इन तीन पॉइंट्स के बाद, और वो भी देख लें कि इसमें एक साइड है और ये भी कंपेयर की थी साइड्स और ये एंगल है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं SAS पोस्टुलेट इसको लिख देते हैं। तो जब ये तीन एलिमेंट्स जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो रिमेनिंग जो रह जाती हैं वो तीनों ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। लेकिन हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ OH जो कि हमारा मुतलका भी है हम लिखेंगे कि लिहाजा OH इज कॉन्ग्रुएंट टू OK, और इसके लिए हवाला दे देंगे कॉरस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles. Dear students, hopefully I have tried my best to explain these two theorems of chapter 9 mathematics class 10. And if you like my way of teaching and if you understood these theorems well, then
kindly subscribe my channel for further informative videos, and I hope and I try my best to explain in better way so that it can be helpful for your education. Allah Hafiz.